नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो भी अभी विगत जो पहला बैच आपके पास गुजरा है, जो कि 2021 जो बैच है, जो कि एनसीआईएसएम के सिलेबस के अनुसार जो प्रथम एग्ज़ाम हुआ है आयुष यूनिवर्सिटी का, वो पहला बैच का एग्ज़ाम हुआ है और उसकी एक एक पेपरों के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर रचना शारीर प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में देखेंगे। तो रचना शारीर फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेपर होता है ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसके मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 100 होते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया है, अर्थात क्या पॉइंट ध्यान देना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है, हर एक प्रश्न को करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, अर्थात जो भी प्रश्न मिलेगा आपको उसके सामने पहले दे देंगे कितने नंबर का वो प्रश्न है और प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है कि प्रश्नों के उत्तर को क्रमानुसार लिखना है, अर्थात एक सीक्वेंस वाइज लिखना। जैसे हम पहला प्रश्न करने के बाद ऐसा नहीं कि चौथा पांचवा शुरू कर देंगे। पहला प्रश्न करने के बाद हम लोग दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, एक सीक्वेंस में करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर कट नोटिस में दे दिया है कि आपको एक सीक्वेंस में अर्थात क्रमानुसार प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। आइए बात करते हैं, हम लोग जो प्रश्न है वो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। ये जो 3 सेक्शंस में टोटल डिवाइड है, 3 सेक्शन में सेक्शन 1 क्या है, ये सेक्शन 1 है एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। देखेंगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20 प्रश्न हैं, अर्थात हर एक प्रश्न का जो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। तो 20 × 1 = 20, अर्थात 20 एमसीक्यू होंगे, जैसा कि हम लोग पैटर्न में पहले से जानते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप बहुत अच्छे से नहीं, जब तक चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे और ऑप्शन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका सही जवाब नहीं लग सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें एमसीक्यू करने होते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न है चिकित्सीय पुरुष है। तो हम लोगों ने पुरुष के बारे में पढ़ा है, एक धातु पुरुष पढ़ा है, द्विधातु पुरुष पढ़ा है और चतुर्विंशति धातु पुरुष पढ़ा है। तो इस तरह के धातु पुरुष की बात हम लोगों ने की है। तो वहाँ पर दिया हुआ है कि चिकित्सीय पुरुष है, तो एक धातु पुरुष है, दूसरा ऑप्शन है आपका बी षड धातु पुरुष है, तीसरा ऑप्शन सी चतुर्विंशति पुरुष है और चौथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा षड धातु पुरुष। सही जवाब क्या होगा, षड धातु पुरुष। षड धातु पुरुष क्यों होगा, एक एक करके देखेंगे कि षड धातु पुरुष एक्चुअली होता क्या है, आत्मा प्लस पंच महाभूत। तो क्या होता है षड धातु पुरुष, आत्मा प्लस पंच महाभूत, पंच महाभूत। तो एक्चुअली जो चिकित्सा होती है महाभूतों की होती है। किसी भी कोई व्यक्ति की चिकित्सा जो होती है, कहते हैं ना कि उसके आकाश महाभूत की कमी हो गई है या वायु महाभूत की कमी हो गई या वृद्धि हो गई, तो उसी को बैलेंस करना होता है। तो चिकित्सा किसकी होती है, महाभूत की, पंचमहाभूत की होती है। जबकि देखेंगे एक धातु पुरुष को किसको बोलते हैं, सिर्फ आत्मा को बोलते हैं। एक धातु पुरुष क्या है, आत्मा है। चतुर्विंशति पुरुष क्या है, एक तरह से दार्शनिक मत के अनुसार ये चतुर्विंशति पुरुष है, जो कि देखा जाए तो ये षड धातु पुरुष में ही समाहित हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि सुश्रुत के अनुसार सीवनी की संख्या है। सीवनी अर्थात जो सूचर्स की बात की गई है, तो यहाँ पर देखेंगे सीवनी की कुल संख्या है। तो देखेंगे स से सीवनी, सीवनी को याद कैसे करते हैं हम लोगों ने, हम चैनल में हम लोगों ने ऑलरेडी जो रचना शारीर का प्रथम प्रश्न में हम लोगों ने एक्सप्लेन अच्छे से किया है और याद भी कैसे करना है आप बैग में जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखेंगे सीवनी की कुल संख्या होती है, स से सीवनी हम लोगों ने याद किया था, स से सीवनी, स से 7 सीवनी होती है। तो कह रहा है कुल सीवनी की संख्या होती है जिसमें 5 सिर में होता है, 5 सिर में होता है प्लस एक जिह्वा में, एक जिह्वा में और एक वृषण में, एक जीवा में, एक वृषण में और 5 सिर में होती है। टोटल सीवनी संख्या 7 होगी। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है। फिर थर्ड प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे, नाभिनाल अर्थात अम्बिलिकल कार्ड। ध्यान से देखिएगा,
प्रश्न बहुत ही, अभी जो पहला बैच का जो प्रश्न बना है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना है, इसमें बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन नेक्स्ट बैच या जो उसके बाद एग्ज़ाम होंगे और भी गहराई में ये जाएंगे और अच्छे प्रश्न बनेंगे। अभी बिल्कुल आपको सरफेस से दिखेंगे, प्रश्न बिल्कुल सरफेस से बना है। तो नाभिनाल अम्बिलिकल कार्ड की औसत लंबाई है, हम लोग जानते हैं कि अम्बिलिकल कार्ड की जो सिंपली हम लोग बुक में पढ़ते हैं 50 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि जो कि 50 के आसपास होगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 25 से 30 सेंटीमीटर, तो नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन है 50 से 60 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही जवाब है। और तीसरा ऑप्शन है 75 से 80 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है आपका 100 से 120 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में, अर्थात सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में अध्यायों की संख्या है। तो देखेंगे बिल्कुल सरफेस से ये प्रश्न पूछा गया है और सरफेस से प्रश्न पूछा गया है। तो इतना तो हम लोग याद रखना है कि शारीर स्थान में सुश्रुत के शारीर स्थान में कितने होते हैं, चरक के शारीर स्थान में कितने होते हैं, एक बात करेंगे। तो देखेंगे सुश्रुत ने शारीर स्थान में टोटल 10 चैप्टर बताए हैं। सुश्रुत ने शारीर स्थान में टोटल 10 चैप्टर बताए हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। और जबकि चरक का जो शारीर स्थान के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं आपके 8। तो ये चरक के 8 स्थान हैं और सुश्रुत ने 10 चैप्टर बताए हैं। आइए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। 5th नंबर देखेंगे, चरक के अनुसार प्रत्यंग की संख्या है। तो हम लोगों ने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और याद कैसे करते हैं एक एक का ट्रिक बताया है। देखेंगे चरक के अनुसार प्रत्यंगों की संख्या होती है। तो ऑप्शन देखेंगे 6, ये ऑप्शन नहीं है। 36 ये भी नहीं है। 48 ये भी नहीं है। और 56 ये है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ दिया कि काश्यप के अनुसार प्रत्यंगों की संख्या होती है, तो आप लोग बताओगे ऑप्शन में, हमें कमेंट में ज़रूर दे के बताओगे काश्यप ने प्रत्यंगों की संख्या कितनी मानी है। काश्यप के हिसाब से प्रत्यंगों की संख्या कितनी है, ये आपका जवाब का हम लोग इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, छठा प्रश्न क्या है कि चरक के अनुसार मानव शरीर में अस्थियों की संख्या है। तो देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी ध्यान है किसके हिसाब से पूछ रहा है, चरक के हिसाब से। चरक ने मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी मानी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे 300 किसने माना है, तो ये माना है सुश्रुत ने माना है। 360 ये माना है चरक ने माना है। 200 जो है मॉडर्न के हिसाब से है। और 260 किसी ने भी नहीं माना है, अर्थात जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये आपका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, नाक, कान एवं में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या है। तो देखेंगे नाक और कान में, तो नोज और कर्ण, नोज और नेक में पाई जाने वाली अस्थि के प्रकार है। तो किस तरह की अस्थि पाई जाती है नाक और कान में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है कपाल अस्थि, दूसरा बलय अस्थि, तीसरा नलक अस्थि, चौथा ऑप्शन है तरुण अस्थि। तो सही जवाब होगा तरुण अस्थि, अर्थात जो कार्टिलेजेस होते हैं उसको तरुण अस्थि कहते हैं। कपाल अस्थि देख रहे होंगे, ये आपको वहाँ पाई नहीं जाती है। वलय अस्थि आपको वर्टिब्री को बोलते हैं। नलक अस्थि अर्थात जो लॉन्ग बोन होती है वो होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे, प्रश्न नंबर 8, सुश्रुत के अनुसार स्नायु की कुल संख्या है। तो स्नायु याद कैसे करेंगे, तो देखेंगे 700 नंबर तो है नहीं, 7 पहला ऑप्शन है 700, दूसरा है 900, तीसरा है ऑप्शन 500, चौथा ऑप्शन है 400। स्नायु की संख्या पूछा है, तो स्नायु की कुल संख्या तो सही मायने में हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 900। तो स्नायु 9 से 9, 9 से स्नायु का 9, स्नायु का 9 और 900 का 9, ये इस तरह से याद कर लेंगे। 700 सिरा होती है, हम लोग देखे हैं। 500 की बात करेंगे तो सुश्रुत ने जो है एक तरह से मांसपेशियां बताई, पेशियों की संख्या बताई है। और 400 चरक ने बताई है। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 9वें नंबर पे है कि मणिबंध संधि में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो मणिबंध संधि कहते किसे हम लोग को जानना है, तो जो रिस्ट ज्वाइंट होता है, रिस्ट ज्वाइंट किस प्रकार की संधि है, मतलब रिस्ट ज्वाइंट किस टाइप की संधि है, किसका संधि का एग्जाम्पल है। तो पहला ऑप्शन है कोर ज्वाइंट, दूसरा है उलखल, तीसरा है सामुद्र, चौथा है प्रतर। आपको बताना है कि कौन सा है। तो कोर को बोलते हैं हम लोग हिंज ज्वाइंट।
कोर को क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। तो ये कोर मणिबंध जो होता है कोर होता है अर्थात हिंज जॉइंट होता है। उल्कल बॉल एंड सैकेट बोलते हैं। बाकी सामुद्गा प्रतर है, तो ये ग्रीवा में पाई जाती है, प्रतर ग्रीवा में पाई जाती है। 10वें नंबर पे हम लोग देख रहे होंगे कि सुश्रुत के अनुसार रज्जु की संख्या, रज्जु या मांस रज्जु पूछ सकता है, रज्जु या मांस रज्जु की संख्या पूछ सकता है। तो इसकी संख्या देखेंगे, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम परिभाषा प्रकरण पढ़ते हैं तो सबसे कम संख्या जो होती है वो रज्जु या मांस रज्जु की ही बताई गई है। इसकी संख्या क्या है? 4 है, सही मायने में 4 है। 6, 10, 12 ये कोई नहीं है, आपको याद रखना है। रज्जु या मांस रज्जु 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 11th, सुश्रुत के अनुसार पेशी की संख्या है। तो देखेंगे सुश्रुत के अनुसार पेशी की संख्या क्या बोली गई है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम लोग देखते हैं कि पेशी की संख्या अलग अलग बताई। जैसे अगर बात करें चरक की, तो चरक ने अगर 300 किसी ने नहीं माना, ध्यान रखिएगा। 400 जो ऑप्शन है ये चरक ने पेशियों की संख्या मानी है। 500 जो माना है सुश्रुत ने माना है, लेकिन पुरुषों में माना है। तो यहाँ पर और 600 किसी ने पेशी की संख्या नहीं मानी है। अगर स्त्रियों में पेशी की संख्या की बात कर ले तो 520, तो 500 प्लस 20 पेशियाँ एक्स्ट्रा होती है, ये स्त्री में हो जाती है। तो स्त्रियों में पेशियों की संख्या 520, पुरुषों में 500। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 12th नंबर का, सर्जिकल नेक पाया जाता है। तो हम लोग जब मॉडर्न पढ़ते हैं, जब बोन पढ़ते हैं ऑस्ट्रोलॉजी में, तो वहाँ देखते हैं कि सर्जिकल नेक है और भी नेक पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखेंगे उर्वस्ती पहला ऑप्शन है, जिसको फीमर कहते हैं। दूसरा प्रगंड अस्थि अर्थात ह्यूमरस। तीसरा बही प्रकोष्ठ अस्थि अर्थात रेडियस। चौथा है अंत प्रकोष्ठ अस्थि। तो जो सर्जिकल नेक होता है वो आपके प्रगंड अस्थि अर्थात ह्यूमरस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ दोनों दिए, हो सकता है सिर्फ प्रगंड अस्थि दे या सिर्फ, जब आयुर्वेद का ऑप्शन देगा तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना, आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 13वें नंबर का, जिफॉइड प्रोसेस पाया जाता है। जिफॉइड प्रोसेस किस में पाया जाता है, अर्थात पर्टिकुलर बोन के किस पार्ट में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्लेविकल, क्लेविकल में तो पाया नहीं जाता है। दूसरा है स्कैपुला, स्कैपुला में जिफॉइड प्रोसेस नहीं पाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है स्टर्नम, स्टर्नम में पाया जाता है। तो स्टर्नम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैन्यूब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस। जो थर्ड पार्ट होता है जिफॉइड प्रोसेस या जिफी स्टर्नम बोलते हैं, ये आपके स्टर्नम में पाया जाता है, स्फिनोइड में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख रहे हैं चौथा, मेंटल फोरामेन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल फोरामेन पाए जाते हैं। हमने बोन के स्टडी में, बोन पढ़ाते समय एक एक बोन में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। अगर आप बोन के वाले वीडियो को, एक एक बोन को अच्छे से देख लेंगे तो आपके हर एक प्रश्न का जवाब वहाँ पर पड़ा हुआ है। कोई भी प्रश्न पूछेगा उस लेक्चर के अलावा कोई आपका एमसीक्यू या कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है। तो मेंटल फोरामेन देखेंगे मैग्जिली, जो कि मैग्जिली ये फेस की बोन होती है। मैंडिबल, दूसरा मैंडिबल, तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी मैंडिबल। मैंडिबल जो होती है इसमें जो चिन ठोड़ी की हड्डी होती है, चिंज बोलते हैं, ये मैंडिबल उसमें पाए जाते हैं। मैंडिबल में आपके मेंटल फोरामेन पाए जाते हैं, दोनों साइड में पाए जाते हैं। क्रेनियल बोन में पाए नहीं जाते हैं, फ्रंटल बोन में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे टार्सल बोन की संख्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है टार्सल बोन की कितनी संख्या होती है। जैसा कि हम लोग को पता है टार्सल बोन, अगर कार्पल बोन की बात करें तो प्रत्येक रिस्ट में कार्पल बोन की संख्या 8 होती है, अर्थात टोटल देखें तो 16 होती है। उसी तरह से पैर में जो होता है एंकल ज्वाइंट में, वहाँ पर टार्सल बोन की संख्या देखा जाए तो 7 होती है, होनी चाहिए तो 8, लेकिन एक पटेला जो होती है वो नी ज्वाइंट में होता है, इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर बोन की संख्या 7 है। अगर ऑप्शन आपका 7 है, इसका मतलब एक पैर में पूछ रहा है, टार्सल बोन की संख्या 7, ऑप्शन ए सही है। 8 आपका कार्पल बोन होता है, 10 ये स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 16 नंबर का, थाइमस ग्लैंड इनमें से पाया जाता है, अर्थात थाइमस ग्लैंड की लोकेशन पूछी गई, कहाँ पाई जाती है। तो थाइमस ग्लैंड जैसा कि नाम है थाइमस ग्लैंड, तो देखेंगे ये एब्डोमेन में नहीं पाया जाता है।
नेक ब्रेन में नहीं पाया जाता है, किडनी में नहीं पाया जाता, ऑप्शन सही है नेक में, ग्रीवा में। थाइमस ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है, ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति बालक बड़ा हो जाता है, थाइमस ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है, क्रियाशैली होती है, धीरे घटती जाती है। मेनली लिम्फॉइड ग्लैंड होती है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी इम्यून जो पावर होती है, जो इम्यूनिटी होती है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लीफ लाइक ग्लैंड होती है जो कि नेक में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में स्पाइनल नर्व किस पाई जाती है? तो स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कार्ड में पाई जाती है। देखेंगे यहाँ पर 12 पेयर क्या होती है? 12 पेयर क्रेनियल नर्व है एक तरह से, स्पाइनल नर्व तो है नहीं। और 20 पेयर कोई होता नहीं है। 31 पेयर करेक्ट ऑप्शन है, 31 पेयर। 41 पेयर कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18वां नंबर का प्रश्न है, ग्लासोफेरेंजियल नर्व किस प्रकार की नर्व है? तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व अर्थात देखेंगे पहले कौन से नंबर पे है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो मोटर, दूसरी सेंसरी, तीसरी मिक्स्ड। तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व है वो 9th नंबर की नर्व है। क्या कौन से नंबर की है? 9th नंबर की नर्व है। तो इसको याद कैसे करते हैं कि एक पहला, दूसरा और 8वां ये क्या होती है? ये सेंसरी होती है। ये क्या है? सेंसरी है। 128 जो होती है सेंसरी होती है। और अगर देखें कि हम लोग मिक्स्ड की बात कर लें तो देखेंगे कि 5, 7, 9, 10, 128 आपकी सेंसरी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5, 7, 9, 10, ये क्या है? ये मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है। तो देखेंगे 9वें नंबर ग्लासोफेरेंजियल 9th है, इसलिए मिक्स्ड हो जाए टाइप का हो जाएगा। तो मिक्स्ड नर्व पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 128, 5, 7, 9, 10 के अलावा जो भी है सब मोटर नर्व है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 19वें नंबर का, ट्राइसेप्स मसल्स का नर्व सप्लाई है। तो ये बच्चों आपको बताना है, क्योंकि देखेंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स अक्सर पूछा जाता है, उनकी नर्व सप्लाई हो, उनकी जो उनके हेड्स पूछा जाता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ट्राइसेप्स मसल्स का नर्व सप्लाई क्या है। पहला ऑप्शन है मीडियन नर्व, दूसरा ऑप्शन है रेडियल नर्व, तीसरा ऑप्शन है अल्नर नर्व, चौथा ऑप्शन है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो उम्मीद है कि आप जो है आंसर इसका देंगे, कमेंट में ज़रूर देंगे, उम्मीद आपसे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट जो इसका एमसीक्यू का है, छठी कपाल तंत्रिका है अर्थात 6th क्रेनियल नर्व है। याद कैसे करेंगे? तो छठी कपाल तंत्रिका है तो O³ T² α GVSH। तो देखेंगे O ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लूमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, और 6 नंबर की क्या है? ये एब्डुसेंस। तो ये 6वें नंबर पे एब्डुसेंस आती है। तो 3, 2, 5, 1, 6। तो ये देखेंगे यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन जो होगा एब्डुसेंस सही है। ऑल्फैक्टरी 1st नंबर की है, ऑक्लूमो 3rd नंबर की है, ऑल्फैक्टरी पहले नंबर की है, और ऑक्लूमोटर 3rd नंबर की है, एब्डुसेंस जो है 6 नंबर की है, और फेशियल जो होती है 7th नंबर की होती है। अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू के बाद जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखेंगे प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 8, और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 5 नंबर का है, अर्थात 8 × 5 = 40। टोटल जो है 40 नंबर के होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके जो आंसर होंगे मैक्सिमम 2 पेज में लिख सकते हैं, 2 पेज से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। किसी किसी प्रश्न का उत्तर हाफ पेज में हो सकता है, किसी किसी का 1 से ज़्यादा में जा सकता है, मतलब 2 से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखेंगे सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शरीर की परिभाषा पूछ रहा है, तो इसका मतलब सुश्रुत ने गर्भ और शरीर की एक साथ डिफिनेशन दी है। शुक्र षोडतम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समोजतम तम चेतना वस्तम वायुर्वेति तेजन पचती। ये वाला श्लोक आपको बहुत बड़ा वाला श्लोक जो है, जिसमें पंचमहाभूत के कार्य दिखाया गया है, इसको एक्सप्लेन करना है।
इसको प्रश्न को विथ रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे और इसको एक्सप्लेन करने के बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 22, शुद्ध शुक्र के लक्षण लिखिए। तो यहाँ देखेंगे शुद्ध शुक्र के लक्षण पूछा है, इसका मतलब इन्होंने दिया नहीं कि सुश्रुत या चरक। तो आपको ये उम्मीद करते हैं कि आप सुश्रुत का भी बताओगे और चरक का भी बताओगे। तो चरक सुश्रुत दोनों के जो शुद्ध शुक्र के लक्षण हैं, स्फाटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुद्धम शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैल छद्र निभम तथा। तो इस तरह के श्लोक को आप लिखते हुए आप उसके आंसर को देना चाहोगे तो फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो कोशिश करिए कि श्लोक जरूर याद करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार अस्थि के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो सुश्रुत ने जो अस्थि के प्रकार की बात करते हैं तो अस्थियों के प्रकार को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञकानी। तो एतानी पंच विधानी भवंती तद्यथा। सुश्रुत ने श्लोक क्या बताया है, एतानी पंच विधानी भवंती तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञकानी। इसको लिखते हुए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, उस एग्जाम्पल को हम लोग बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केस नख दंत की परीक्षा का महत्व लिखिए। अर्थात केस नख दंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है, उसको अच्छे से जाके वहाँ देख लीजिए। जैसे केस में से संबंधित जो रोग होते हैं उसके बारे में बताना है कि, और दंत से संबंधित जो रोग होते हैं उसके बारे में बताना है कि अब उसकी परीक्षा क्यों करते हैं। क्योंकि जब परीक्षा करेंगे, परीक्षा का महत्व लिखेंगे तो उससे विभिन्न होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। और दंत नख ये सब चीज़ें हैं। नाखून देखते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो नाखून देखते हैं डॉक्टर, तो कहीं एनीमिक तो नहीं है, कहीं पीलिया तो नहीं, जॉन्डिस तो नहीं, इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये एक तरह से हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 25, किसी एक अस्थि के अस्थि भवन अर्थात ऑसिफिकेशन का वर्णन करना है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है किसी एक अस्थि का, मतलब यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया है, आपको जो भी ऑसिफिकेशन आता है उसको दे डालिए। अर्थात अभी नेक्स्ट जब भी किसी पेपर में बनेगा तो चाहे क्लेविकल का पूछ दे, चाहे स्कैपुला का पूछ दे, चाहे ह्यूमरस का पूछ दे, अलग अलग सब पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अलग अलग याद रखना है क्योंकि सिलेबस में है ऑसिफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 6 नंबर का 26 नंबर है, टेम्पोरो मैंडिबल ज्वाइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TMJ टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट का वर्णन कीजिए। तो बहुत मतलब इन्होंने जो ज्वाइंट एक्सप्लेन किया है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट स्टार्ट किया है। देखेंगे आप लोग हर एक ज्वाइंट को पढ़िए, इसलिए हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है, उसको चैनल पे जाकर टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में देखेंगे, ज्वाइंट वाले लेक्चर में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई लिखिए। तो हम लोगों ने मसल्स को एक्सप्लेन किया है जिसमें पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस माइनर है, बहुत सी मसल्स को एक्सप्लेन किया है। आप उसको देख लेंगे, उसको याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे किस तरह से क्या डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मस्तिष्क आवरण कला अर्थात मेनिंजेस का वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने ब्रेन के लेक्चर में हम लोगों ने देखेंगे चैनल पे, वहाँ पर मेनिंजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको इन शार्ट एक्सप्लेन करना है मेनिंजेस क्या है, कवरिंग ऑफ ब्रेन है। तो इसके 3 लेयर्स होते हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर को जब एक्सप्लेन करते हैं आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, इसके 2 लेयर होते हैं। आउटर जो होता है हार्ड होता है और इनर जो होता है ट्रू में एक तरह से लेयर होता है। उसी तरह से अरेक्नोइड जो कि वेब लाइक होती है, स्पाइडर्स वेब लाइक होती है, मकड़ी के जाले की तरह होती है। और लास्ट में इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्रेन से अटैच होती है, बायोमेटर। एक एक करके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम लोग का ये 60 ऐसा टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी जो कि 3rd है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक जो प्रश्न होंगे 10 नंबर के होंगे, प्रश्नों की संख्या 4 होगी, 4 × 10 = 40। तो यहाँ पर देख रहे होंगे चारों प्रश्नों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मासानुमासिक गर्भ वृद्धि का सुश्रुतानुसार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा है कि सुश्रुत के अनुसार जो मासानुमासिक वृद्धि क्रम होती है उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको याद कैसे करना जाए
ये भी हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, चैनल पे बहुत अच्छे से बताया है। आप चैनल पे जाइए, विजिट करिए और ज़रूर उसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंशफलक अस्थि। अंशफलक अस्थि अर्थात स्कैपुला बोन का सचित्र वर्णन करें। तो देखेंगे स्कैपुला बोन बहुत ही सिंपल बोन है, जिसमें सब कुछ 3 होता है एक्सेप्ट उसके सरफेसेस। 2 सरफेसेस होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 प्रोसेस होते हैं। इतने पॉइंट को याद रख के आप 2 डायग्राम बनाएंगे उसके बोन के, 2 उसके अटैचमेंट के, टोटल 4 डायग्राम बनेंगे, या कम डायग्राम बनाइए लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, उसकी नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जानुसंधि अर्थात नी ज्वाइंट का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लॉन्ग में नी ज्वाइंट को एक्सप्लेन करने को बोला है। नी ज्वाइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, इसको याद रखिएगा। नी ज्वाइंट की अगली बार आपसे क्या पूछा जाएगा, नी ज्वाइंट की ब्लड सप्लाई। इस बार नी ज्वाइंट पूछ दिया है पिछले प्रश्न में, पिछले साल नी ज्वाइंट पूछा है। तो आपके समय जो अभी 22-23 जो बैच है उसमें नी ज्वाइंट की ब्लड सप्लाई पूछेगा। क्या पूछेगा, ब्लड सप्लाई, याद रखिएगा, ब्लड सप्लाई पूछेगा। या दूसरा प्रश्न है, एनास्टमोसिस अराउंड नी ज्वाइंट। एनास्टमोसिस अराउंड नी ज्वाइंट, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके वेरिएशन बन सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न इसका क्या है देखेंगे कि कच्छानुगा नाड़ी प्रवेड़ी, ध्यान रखिएगा, हिंदी बिल्कुल एक्सप्लेन किया। कच्छानुगा नाड़ी प्रवेड़ी अर्थात ब्रेकियल प्लेक्सस का सचित्र वर्णन करें। तो बहुत ही सुंदर और सुगम और सरल तरीके से हम लोग चैनल पे ब्रेकियल प्लेक्सस को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से उसको याद किया जाए, उसके कितने कार्ड है, कितने ब्रांचेज है, कितने डिविजन्स है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ उसके जो अप्लाइड पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो इसको भी आपको बताना है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य लोगों को भी शेयर करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।